उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनावी समर सज चुका है। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बिसातें बिछा दी हैं। रणनीतिकारों को मैदानों में उतार दिया गया है। एक ऐसे ही रणनीतिकार समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के चुनावी क्षेत्र की बागडोर संभालने वाले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पौत्र, राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू यादव के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव उर्फ तेजू अपनी गंभीर और परिपक्व छवि के लिए पहचाने जाते हैं। तो आज अपने खास प्रोग्राम शख्सियत में जानते हैं ऐसी ही खास शख्सियत तेज प्रताप सिंह यादव के बारे में। उत्तर प्रदेश जिला इटावा ब्लॉक सैफई के रहने वाले रणवीर सिंह यादव श्रीमती मृदुला यादव के घर 21 नवंबर 1987 को तेज प्रताप यादव का जन्म हुआ। सेंट मैरी स्कूल से हाई स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए ये लंदन गए। लंदन यूनिवर्सिटी में कॉमर्स एमएससी में यूनिवर्सिटी में टॉप किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद ये वापस अपने गृह क्षेत्र सैफई लौटे। क्षेत्र की जनता इनमें रणवीर सिंह यादव की झलक देखने लगी। इनके पिता रणवीर सिंह यादव सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। साल 2011 में इन्होंने राजनीति में एंट्री ली और इनको सैफई ब्लॉक का निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुना गया। राजनीति के साथ इनकी रुचि खेलों में भी रही है। बैडमिंटन टूर्नामेंट में जिला स्तर पर 2 बार चैंपियन भी रहे। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जमकर प्रचार किया। साल 2014 में मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी लोकसभा सीट के चुनाव प्रभारी भी रहे। मुलायम सिंह यादव ने जब मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ी तो क्षेत्रीय जनता की डिमांड पर इनको मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, जहां 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर एक रिकॉर्ड बनाया और सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। साल 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी पुत्री राजलक्ष्मी का विवाह इनसे हुआ। इस बहुचर्चित विवाह को देश के 2 बड़े राजनीतिक परिवारों का मिलन बताया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव की चुनाव का प्रबंधन तेज प्रताप यादव ही कर रहे हैं। इनका कहना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आइए आज अपने खास प्रोग्राम शख्सियत में बात करते हैं ऐसी ही खास शख्सियत तेज प्रताप यादव से। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पश्चिम से चुनाव शुरू हो रहा है, पहला फेज। कितना अहम होगा ये चुनाव और क्या लगता है कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को गठबंधन जीते? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें और जैसा कि रुझान पिछले 2 चुनाव में आया था और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिला था, लेकिन इस बार की जो तस्वीर निकल के आ रही है और जिस तरह की रैलियाँ माननीय अखिलेश जी और जयंत जी ने वहाँ पर की और लोगों में जो इस सरकार को बदलने का जो नज़रिया है, लोग जो सोच रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मुझे लगता है कि 2/3 सीटों पर समाजवादी पार्टी पश्चिम में आराम से चुनाव जीत के आएगी। लेकिन किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिया, मोदी जी को उतार के वापस लिए हैं, तो नहीं लगता कि इससे किसानों की नाराजगी कम हुई होगी? कि 1.5 साल तक हमारे किसान भाई आंदोलन करते रहे। 700 किसानों को जान गंवानी पड़ी और जब आंदोलन चल रहा था उस समय सरकार का जो नज़रिया था, सरकार ने जिस तरह आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास किया, पानी की सप्लाई काटी गई, बिजली काटी गई, वहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए, लोगों को आने नहीं दिया गया और यहाँ तक कि बल का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज भी कई बार किया और किसानों को खदेड़ने का प्रयास सरकार ने किया। और किसानों की केवल यही एक मांग थी, कम से कम एक बार 1.5 साल में सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई मंत्री या कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनसे आके बातचीत करता। और बहुत सीधी सादी मांगें थी, कोई ऐसी मांग किसानों की नहीं थी जो पूरी ना हो सकें और 1.5 साल तक चलता रहा। अब जब सरकार को लगा कि चुनाव में नुकसान हो सकता है तो आनंद फानंद में उस बिल को वापस ले लिया गया, जिस बिल के लिए कहा जाता था कि इस तरह से बिल अगर वापस होने लगे तो सरकारें कैसे चलेंगी। तमाम तरह के किसानों के ऊपर आरोप लगाए गए, देशद्रोही कहा गया और जिस तरह से 1.5 साल तक कोई सुध उनकी नहीं ली गई और ये केवल चुनावी हथकंडा है जो बिल वापस लिया, क्योंकि किसानों को अभी भी ये विश्वास है कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है और चुनाव के बाद हो सकता है फिर से इस बिल को नए नाम के साथ
फिर से लेके आ जाए। कैराना का पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है भाजपा, यानी अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने कैराना से शुरुआत करी है, तो इससे नुकसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी का अगर ये मुद्दा बनता है तो? देखिए, पलायन का जो मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी बना रही है, उससे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है जो बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी से जो लोग पलायन प्रदेश से जिन लोगों ने किया, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करती। और जो वहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, जहाँ जाट और मुसलमान सब लोग एक साथ रहा करते थे, जो बस्तियाँ थी, जो कस्बे थे, शहर थे, वो एक सालों साल से उनका एक साथ उठना, रहना, खाना पीना एक सा कल्चर था। लेकिन जिस तरह पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दरार पैदा की, आज लोगों को ये महसूस हो रहा है कि बहुत नुकसान समाज का और सभी लोगों का हुआ। आज वो लोग वापस बुला रहे हैं, लोग वापस रहने आ रहे हैं, आपस में फिर से सभी लोग साथ मिलकर त्यौहार मना रहे हैं, एक साथ उठ रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो भाजपा बातें भले ही कितनी करे, लेकिन अब ये मुद्दा जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। योगी जी आपसे सांसद भी रहे होंगे, पिछले 5 साल से लगभग मुख्यमंत्री हैं, 5 साल कार्यकाल को कैसे लेते हैं योगी? देखिए, तमाम बड़े वादों के साथ, नए नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। अगर ठीक से मुझे याद है 1985 के बाद इतनी बड़ी लहर किसी पार्टी की प्रदेश में आई, और लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं। जिस तरह इन्होंने जो पूरी फिल्म बनाई चुनाव से पहले कि हम रोज़गार देंगे, हम जो है कानून व्यवस्था को सुधार देंगे, तमाम तरह की बातें, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, लोगों को लगा कि वाकई में ये पार्टी कुछ करना चाहती है, और लोगों ने बिना किसी भेदभाव के वोट पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन इन 5 सालों में आपने देखा, जहाँ भर्तियाँ जब हुई, नौकरियाँ निकाली गईं, तो परीक्षा होने के बाद पेपर लीक हुए, भर्तियाँ रद्द कर दी गईं। पुरानी नौकरियाँ सपा सरकार की थी, उन पर रोक लगा दी गई, उन पर जांचें हुई, कमेटियाँ बैठी, उनको भी जो है रोक दिया गया। अगर बात हम करें कानून व्यवस्था की, तो उन्नाव कांड हो, हाथरस में जिस तरह से हमारी बहन के साथ में जो दुर्घटना हुई, जो घटना हुई, और जिस तरह सरकार का जो रवैया था, आधी रात को मिट्टी का तेल डालकर उस बेटी को जला दिया गया। आगरा में घटना हुई, बुलंदशहर में हुई, शाहजहाँपुर का कांड, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। गोरखपुर में व्यापारी की पुलिस ने हत्या कर दी। तो कानून मुद्दे पे भी पूरी तरह से फेल ये सरकार है, और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन असल में जो इनके जो वादे थे, जो घोषणा पत्र था, उसकी एक भी चीज़ ज़मीन पर लेके नहीं आ पाए। ये अगर हम विकास की बात करें, तो समाजवादी पार्टी के द्वारा कराए गए जो कार्य थे, उनके फीते काटे 5 साल तक। और अटल जी के नाम पर जो स्टेडियम किया गया कान्हा का, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे बड़े नेता अटल जी थे, और उनकी अगर याद में या उनको श्रद्धाएँ देने के लिए अगर सरकार कुछ करना चाहती थी, तो बहुत आराम से 2 साल में नया और अच्छा स्टेडियम बना सकती, उसका नाम रख सकती थी। लेकिन वो करने के बजाय समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए स्टेडियम को उन्होंने नामकरण उसका चेंज कर दिया। तो विकास कहीं हुआ नहीं, रोज़गार लोगों को मिला नहीं, और हिंदू मुस्लिम की बातें सुनते सुनते लोग जो है परेशान हो गए हैं। वो रोटी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं। तो अब ये जो सांप्रदायिकता वाला जो उनका एजेंडा था, वो चलने वाला नहीं है। भाजपा लगातार ये बात कह रही है, उसके नेता कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडई बढ़ जाएगी। देखिए, गुंडई तो भारतीय जनता पार्टी की और उनके नेताओं की पिछले 5 सालों से प्रदेश के लोगों ने देखी। लखीमपुर की जो घटना है, कोई मामूली घटना नहीं है। एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने दिन दहाड़े किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, जानबूझ के। जो किसान किनारे सड़क पर जा रहे थे, उनको कुचला। ये कहीं ना कहीं सत्ता का दम्भ है, सत्ता का अहंकार है, और सरकार उस पर पर्दा डालती रही। जब वीडियो सामने आए, जब गाड़ी दिखी, उसमें गाड़ी से लोग भागते दिखे, तब सरकार ने माना कि हाँ, वाकई में घटना हुई है। और पूर्वांचल में इनके जो बाहुबली हैं, लगातार घटनाओं पर घटना अंजाम देते रहे। लूट, हत्या, मर्डर, गोरखपुर में कई घटनाएं हुई। तो ये जो मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था के नाम पर जिन्होंने जो बातें की, लेकिन असल में इनके नेताओं ने, इनके जो सत्ता संरक्षित गुंडे थे, उनको बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लाल टोपी और गुंडई को पर्याय बताते हैं, तो लाल टोपी के बारे में क्या कहना? देखिए, लाल टोपी जो है वो संघर्ष का प्रतीक है। और जब जब इनकलाब हुआ, क्रांति हुई, लाल रंग का एक अहम रोल उसमें रहा। और लाल रंग का जो हमारा झंडा है समाजवादी पार्टी का,
उसमें हरा जो है वो किसानों की हरियाली का प्रतीक, वही लाल जो है क्रांति और संघर्ष का प्रतीक है। तो लाल रंग को जो ये गुंडे से जोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और लाल रंग हमेशा से अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की। नेताजी ने लाल टोपी जब से पहनी है तब से हमेशा सामाजिक न्याय के लिए, समानता के लिए, एकता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उसी कड़ी को आदरणीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ केवल एक खींच अपनी निकाल रहे हैं और लाल टोपी को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन लोग ये समझ चुके हैं। और आज आप देखिए कहीं भी जाइए कार्यक्रमों में हज़ारों की संख्या में युवा लाल टोपी पहन के अपने आप को गर्वित महसूस करता है। और कहीं जो सरकार का दावा है कि गुंडे हैं लाल टोपी लगाते हैं, पूरी तरह निराधार और झूठ है। बुलडोजर की राजनीति के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने माफियाओं पे बुलडोजर चला दिया, तो इसका तो नुकसान होगा समाज में। देखिए माफियाओं पे जो बुलडोजर चलाए और सत्ता के माफिया थे उनको किसी ने टच भी नहीं किया। कोई क्रिकेट खेल रहा है तो कोई फीता काट रहा है, कोई जो है मंच साझा कर रहा है भाजपा के नेताओं के साथ में। जो लखीमपुर की घटना हुई, इतनी बड़ी घटना थी, कहाँ बुलडोजर चला। उन्नाव की जो घटना थी उस पर कहाँ बुलडोजर चला। तमाम ऐसे जहाँ सत्ता के लोग शामिल रहे और सत्ता के जो गुंडे माफिया बताए जाते हैं, और जो योगी जी अक्सर कहते हैं कि मेरे डर से गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए, असलियत ये प्रदेश छोड़ के नहीं बल्कि भाजपा में जाके वो शामिल हो गए। और वहाँ जाके वाइट वॉश या मैं कहूँ ड्राई क्लीन वहाँ होके या लॉन्ड्री में जाके वो एकदम सफ़ेद पोश बन गए हैं। उनके ऊपर कब योगी जी का बुलडोजर चलेगा ये जनता देखना चाहती है। भाजपा का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान के जाने से उनको फर्क नहीं पड़ा है। ये वो लोग थे जो उस समय आए और यहाँ यूज किया और चले गए। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अगर हम बात करें तो एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा। और बसपा में जब वो थे तो कद्दावर नेता की उनकी पहचान थी, नंबर 2 बसपा में हुआ करते थे। और उनके साथ बड़ा वोट बैंक है। वो भले ही पूर्वांचल रहने वाले हों, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक में उनका नेटवर्क, उनके लोग, उनके वोटर्स, उनके मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं। दारा सिंह चौहान जी कई बार सांसद, विधायक रहे, मंत्री रहे। एक बड़ा नाम बैकवर्ड में दारा सिंह चौहान जी का है, धर्म सिंह सैनी जी का है। इन लोगों ने जो 5 साल घुटन में भाजपा में अपना समय व्यतीत किया और आज समाजवादी पार्टी में जब शामिल हुए, उन्होंने बताया कि किस तरह से जब पिछड़ों का, दलितों का कोई मुद्दा होता था, कोई बात आती थी, उनकी आवाज़ को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो अपने आप को घुटन महसूस वहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसलिए भाजपा को ये लग रहा है कि बड़ा नुकसान होने वाला है। और इसका जब रिजल्ट आप जब देखेंगे विधानसभा का, तो ये मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और जिनको कह रहे हैं कि ये बेसलेस हैं या टिकट कट गया था इसलिए भागे हैं, तो ये जनता इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी। राम मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, दोनों को बात करती है भारतीय पार्टी। अब मथुरा की बात भी कर रही है, तो इसको कैसे लेते हैं? देखिए मंदिर का विरोध किसी ने नहीं किया, मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। और बार बार ये कहना कि मंदिर का विरोध हो रहा है या मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर बनाने से कौन आपको रोक रहा है? बना सकते हैं, लेकिन जनता की मांग मंदिर है, वहीं मंदिर के साथ साथ रोज़गार है। जनता की मांग है किसानों का उसकी लागत का मूल्य मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, बेटियों को भी काम मिले, नौजवानों को रोज़गार मिले, नौकरियां मिले। ये मुद्दे आज प्रदेश में आम आदमी पूछ रहा है कि इन मुद्दों का क्या होगा, इन मुद्दों में सरकार कब जवाब देगी। करहल से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश जी, और आप करहल के प्रभारी हैं, पूरा समय आप करहल पे दे रहे हैं और आसपास जगह पे दे रहे हैं। करहल कितना महत्वपूर्ण है, और जो नया प्रत्याशी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं राज्य में, उनसे कितना फर्क पड़ेगा? करहल के अगर इतिहास की हम बात करें, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, आज़ादी के बाद से जब कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, कहें कि लगातार कई दशकों तक कांग्रेस का राज रहा देश में, प्रदेश में, तब भी करहल और मैनपुरी हमेशा लोहिया जी के साथ में समाजवादी विचारधारा का ये क्षेत्र रहा। और तब भी कांग्रेस 1-2 बार ही जीती, जब बहुत प्राइम में थी कांग्रेस अपने। कभी जो है समाजवादी लाइन से, समाजवादी धारा से यहाँ के लोग नहीं हटे। और यहाँ के लोगों में समाजवादी पार्टी के प्रति, आदरणीय नेताजी के प्रति, अखिलेश जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों में बहुत सम्मान है। और काम भी उन्होंने किया क्योंकि वो अपना घर जैसा उसको मानते हैं। और बड़ी खुशी लोगों को हुई इस बार जब करहल को उन्होंने चुना, या ये कहें करहल के लोगों ने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया, तो लोगों में बड़ा उत्साह इस बात को लेकर है। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई नेताओं को जो यहाँ के लोकल थे, आसपास के थे,
उनसे कहा कि चुनाव लड़ने के लिए, नहीं कोई तैयार जब नहीं हुआ तब जो केंद्र में मंत्री हैं एसपी सिंह जी, उनको भेजा गया। एसपी सिंह जी का कभी यहाँ से जुड़ाव लगाव, कभी आना जाना कभी नहीं रहा, बाहरी प्रत्याशी हैं। और जनता केवल एक ही चीज़ कहती है कि हम एसपी सिंह बघेल जी को नहीं, हमारे नहीं अखिलेश यादव जी जानते हैं, जो हमारे घर के बगल के हैं, नेताजी को जानते हैं। हमें पता है कि यहाँ जो भी काम हुआ या आगे भी होगा तो समाजवादी पार्टी उनको करे। फ्री बिजली देने की बात कही आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनके समय पे तो बिजली नहीं आती थी, फ्री बिजली की बात जो है वो निराधार है। समाजवादी पार्टी ने जितना काम 5 सालों में बिजली के लिए किया, 2012-17 तक जो पावर स्टेशंस बनाए, सोलर में बहुत काम किया, और योगी जी ने उसके बाद प्रोडक्शन के मामले में कोई काम 5 सालों में नहीं किया। और बिजली की जो स्थिति आज भी है, अगर आप गाँव में चले जाइए तो 8 घंटे 7 घंटे आज बिजली नहीं मिलती। और जो काम सरकार ने हमारी किया था 5 साल में, उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। इतना प्रोडक्शन जो हमारा लक्ष्य है कि प्रोडक्शन हमारा इतना हो कि सरप्लस में हो जाए, हम दूसरे प्रदेशों को भी बिजली सप्लाई कर सकें। और जहाँ तक गांव में रहने वाले लोगों की बात है, तो गांव में जो गरीब हैं, किसान हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या उनके लिए सरकार की योजना है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का काम, उसका रोड मैप भी तैयार है, कैसे देनी है, क्या करना है, पूरी उसकी तैयारी है। और सरकार बनेगी तुरंत उस योजना को लागू किया जाएगा। भाजपा कहती है कि उन्होंने बहुत काम किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, आपका नोएडा जेवर एयरपोर्ट है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस है, तो ये काम भी तो काफ़ी भाजपा ने कर रखा है डेवलपमेंट। देखिए, जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, समाजवादी पार्टी आगरा के पास एयरपोर्ट लाना चाहती थी और कई बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन सरकार ने उसको अप्रूव नहीं किया। अब नोएडा में एयरपोर्ट बनाने की बात है, जो कि अभी मुझे लगता है 4-5 साल लगेगा कम से कम, अभी तो शुरुआत उसकी हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो ज़मीन अधिग्रहण का काम था, जो उसका अलाइनमेंट था, वो सब समाजवादी पार्टी ने कराया था, आगे बनाने की उसकी योजना थी। तो और जो बनाया उन्होंने जिस एक्सप्रेसवे को, जहाँ हमारी प्लानिंग थी उसको पूरा बलिया तक ले जाकर बिहार से जोड़ने की, उसको कट शॉर्ट किया, उसमें और कई चीज़ों को कट किया। और जो क्वालिटी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की है, उससे काफ़ी कम क्वालिटी का ही एक्सप्रेसवे बना है। बुंदेलखंड पर भी काम चल रहा है, पता नहीं कब तक शुरू होगा। तो जो जनता के जो काम हैं, जो गांव की सड़कें हैं, जो छोटी सड़कें हैं, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, इन सब कामों में कहीं सरकार दिखाई नहीं दे रही है। और गड्ढा भरो की नीति पे काम चलता रहा सरकार का। गड्ढे कब भर गए, कहाँ भर गए, पैसा निकल गया और 3 महीने बाद गड्ढे फिर से वहीं आ गए। तो नई सड़क बनाने के बजाय पूरे 5 साल केवल गड्ढा भरने में सरकार के निकले, वो भी गड्ढे आज तक भरे नहीं गए। कोरोना में तो उनका दावा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, विपक्ष तो निकला ही नहीं। तो कोरोना के बारे में क्या कहना? जिसने अपने परिवारी जन को या अपने प्रियजन को खोया, कोरोना का दर्द उससे बेहतर कोई नहीं जानता। और हम लोगों ने कोरोना के काल में कई लोगों की मदद की, कई लोग मदद नहीं कर पाए। और लोग जिस तरह एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए कितना पैसा पे किया, कहाँ कहाँ से मिला, हमने देखा। सरकारी अस्पतालों के बाहर बोर्ड लटका दिए गए, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर आप लेके आएँ। कई हॉस्पिटल्स ऐसे थे, इसमें लिख दिया जाता था कि आज रात को 2 बजे के बाद ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने वाली है, आप इंतज़ाम अपना कर लीजिए। इतनी मारामारी कोरोना के दौरान हुई और सरकार ने आंकड़ा छुपाया है। मैं समझता हूँ कई दसियों हज़ार में लोग कोरोना के समय ख़त्म हुए। और एक एक इंजेक्शन के लिए जो 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये का था, उसके लिए 25-25, 30 हज़ार रुपये लोगों से लिए गए। और जो गंगा में जो लाशें बहती हुई हम लोगों ने देखी, और जिस तरह सरकार ने आंकड़ों को दबाया, वो लोग उसका जवाब देंगे। और कोरोना में इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट सरकार ने किया। आपने कहा कि रोजगार में लोग परेशान रहे, लेकिन सरकार का दावा है कि लाखों रोजगार उन्होंने। सरकार का दावा अब उनका क्या डेटा है, आंकड़े कहाँ से लेके आ रहे हैं, ये तो सरकार ही जाने। कोई मंत्री कह रहा है कि 10 लाख को रोज़गार दिया, अगला मंत्री कहता है 25 लाख को दिया, तीसरा कहता है 50 लाख को दिया। इन दावों को बैकअप करने के लिए जो आंकड़े हैं, कहाँ उनके नाम हैं, कौन से विभाग में नौकरी दी गई, कहाँ उनको पेमेंट हुआ, किसके खाते में पैसे गए, कहीं कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। और जो नौकरियां निकाली गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 10वीं भर्तियाँ ऐसी थीं जो लोग परीक्षा दे के आए और परीक्षा दे के घर नहीं पहुँच पाए, उससे पहले मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो गया। तो गांव देहात के लोग जो बड़ी परिश्रम से उन्होंने पढ़ाई की, घर से 300-300, 400-400 किलोमीटर दूर सेंटर पड़े, वहाँ जाके 5-7 हज़ार रुपये खर्च भी किए, वहाँ गए, परीक्षा दे के लौटे। और बड़ी बेईमानी सरकार ने उन छात्रों के साथ की। और
इस समय जो युवा लखनऊ में जाके रोज़गार मांग रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया। अभी इलाहाबाद में आपने देखा हफ्ते भर पहले जिस तरह से हॉस्टल से खींच के पुलिस ने छात्रों को मारा, इस तरह जैसे वो कोई बड़े गुंडे बदमाश हो, माफिया हो, आतंकवादी हो। और ऐसा जो व्यवहार जो छात्रों के साथ और नौजवानों के साथ इस सरकार ने किया है, उससे आज बहुत आक्रोशित हैं नौजवान इस प्रदेश के। और उनको ये उम्मीद है जो अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा की है कि पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, उससे लोगों को उम्मीद है, उन्हें पता है कि जब समाजवादी लोगों ने अगर कोई घोषणा की है तो उसको पूरा करके भी वो दिखाएंगे। इसलिए आज जो है युवा बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। 2012 से 17 आपकी सरकार रही है, तो ऐसे क्या महत्वपूर्ण काम है जिनके नाम पे वोट मांगेंगे? भाजपा की सरकार रही है, ऐसे क्या विरोध की बातें हैं जो आपको लगता है कि गलत काम किया सरकार ने, उसके लिए जनता के उसके लिए वोट मांगेंगे? 5 साल की सपा की सरकार थी। किसानों का एक मैं समझता हूँ जो उनके ऊपर जो लोन थे किसानों के ऊपर 1650 करोड़ रुपए का लोन माफ़ हुआ था उस समय में। जो हमारी बहनें थीं 12वीं पास होने के बाद कन्या विद्याधन की योजना चलाई गई थी, जो बहुत सफल हुई। युवाओं को जो लैपटॉप देने की योजना थी बहुत सफल हुई। नौकरियां जो बैकलॉग थी, जो कई सरकारी विभागों में जो भर्तियां रिक्त थीं कई सालों से, उन भर्तियों किया गया। लेखपाल की भर्ती मैं समझता हूँ 20 सालों बाद लेखपालों की भर्ती हुई थी। पुलिस में तमाम हज़ारों की संख्या में लोग पुलिस में नौकरी उन्होंने पाई। तो हर वर्ग के लिए, चाहे वो समाजवादी महिला पेंशन हो, तमाम ऐसी योजनाएं पार्टी की थी जिसको लोगों ने लाभ लिया। जिस चीज़ का गाँव के लिए जनेश्वर ग्राम थे, लोहिया ग्राम की योजनाएं थी, बहुत सारे काम ऐसे थे जिनको लोगों ने महसूस किया कि वाकई अच्छे थे। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को टिकट देने की बात करी है, काफ़ी संख्या में महिलाओं को टिकट भी दे रही हैं। समाजवादी पार्टी महिलाओं के बारे में क्या सोचती है? ये अच्छी पहल है और समाजवादी पार्टी ने भी जो महिला नेता हैं पार्टी की, उनको कई जगह टिकट देने का काम किया है। अभी सूची में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों को टिकट दिया। और ये नेता ही हमेशा कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी भी जो है बराबर की होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि अब शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, काम कर रही हैं। योगी जी के साथ भी काम किया है, आप संसद में साथ रहे हैं, आपने अखिलेश जी के साथ भी काम किया है, अखिलेश जी की पार्टी में भी आप हैं। योगी जी कहते हैं कि अखिलेश जी ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वो मेहनत करते हैं। सच्चाई क्या है वो तो आप दोनों के साथ देखे हैं। योगी जी तो कहते हैं कि वो 20 घंटे काम कर रहे हैं कि सुबह 4 साढ़े 3 से काम करने लगते हैं। लेकिन जनता जो है वो सब जानती है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। विपक्ष में रहने के बावजूद भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा लगातार दौरे पर रहे, कई जिलों का दौरा किया, चुनाव से पहले भी रथ भी चलाया, कार्यक्रम भी किए, सम्मेलन भी किए। और शायद ही कोई जिला ऐसा छूटा हो चुनाव से पहले इसमें वो ना गए हों। और चुनाव के दौरान भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, आम आदमी के बीच में भी जाके कहीं कोई घटना अगर होती है उस घटना में जाके भी लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। और एज अ सीएम भी मैं समझता हूँ लगातार जनता के बीच में रहे, काम किया। और उससे पहले जब एमपी थे कन्नौज से, तो लगातार कन्नौज के लोगों के बीच में भी वो रहे। और योगी जी तो खैर कुछ भी कह सकते हैं, योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं आज, लेकिन अगर मेहनत की हम बात करें तो अखिलेश यादव जी से ज़्यादा मेहनत और जनता के बीच में जो रहने का उनका जो रिकॉर्ड रहा है, और एक एक दिन में 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार लोगों से जो मिलते हैं, वो और कोई नेता उनके अलावा कर नहीं सकता। ज़्यादातर सर्वे जो आ रहे हैं, चुनाव का दौर है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपर हैंड दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को सेकंड नंबर सीट दिखा रहे हैं और 100 सीटों का अंतर दिखा रहे हैं। यानी कि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनवा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? अगर हम सर्वे की बात करें 2012 है, 2017 था, तो जो भी सर्वे आए उसके ठीक उलट नतीजे उस समय आए। अभी हाल में जब चुनाव था बिहार का, उससे पहले उसका बंगाल का था, उससे पहले बिहार का था। और बंगाल में भी मोस्ट ऑफ द चैनल्स जो थे उन्होंने क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को दी। और जब रिज़ल्ट आया तो मेजॉरिटी की बहुत दूर बीजेपी चली गई। बिहार में क्लीन स्वीप बताया गया, वहाँ जो है जैसे तैसे गिरते पड़ते सरकार बीजेपी ने बनाई। तो सर्वे का कहाँ से डेटा लेके आते हैं या कहाँ सर्वे उन्होंने किया, ये हम लोग जानकारी नहीं। लेकिन इस समय जो लोगों की भावना है, और जब पहले फेज़ का इलेक्शन जब होगा उसके बाद इतनी तेज़ी से समीकरण इस प्रदेश का बदलेगा। और पूर्वांचल तक पहुँचते पहुँचते मैं समझता हूँ 250 से ऊपर समाजवादी पार्टी बहुत आराम से सीट जीत के आएगी। आप बहुत व्यस्त हैं, चुनाव के समय आपने मुझे समय दिया है। एक आखिरी सवाल और पारिवारिक सवाल है। आप मुलायम सिंह जी के परिवार के हैं
और लालू यादव जी के दामाद हैं, दोनों इस देश के बहुत बड़े लीडर हैं, तो क्या सीखा आपने पॉलिटिक्स में? देखिए, दोनों लोग एक समय में राजनीति की शुरुआत की लगभग और अपने आप में पूरे इंस्टीट्यूशन है। नेताजी ने कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते हुए 1967 से जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, 77 में पहली बार जब वो मिनिस्टर बने, और जो पुराने लोग बताते हैं, यहाँ के गांव के लोग, आसपास के लोग, कि 1977 के बाद 2002 तक 25 साल लगातार सड़क पे नेताजी रहे। कई दिन तक रातें उनकी गाड़ी में निकलती थी, लगातार दौरे में लखनऊ से जब निकले तो 15-15 दिन तक लखनऊ वापस नहीं आते थे। लोगों में जो उस समय असमानता थी, जो सामाजिक न्याय की कमी थी, बहुत लोग दबे कुचले थे, पीछे थे, पिछड़े थे, ऐसी जातियों को, ऐसे वर्गों को जिनको कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी, उन लोगों को मुख्य धारा की राजनीति में लाने का काम किया। फूलन देवी जी को जब वो जेल से निकली, उसके बाद देश की संसद पहुंचाने का काम नेताजी ने किया। और उनसे सीखने का मैं समझता हूँ, जब जितना भी सीखा है उतना कम है। और लालू जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने बिहार में बड़ा संघर्ष किया, और वहाँ भी जो बैकवर्ड की लड़ाई थी, जो SC ST की लड़ाई थी, उसको बहुत आगे तक लेके गए, लोगों को निकाला, मुख्य धारा में लेके आए। देश में विदेश में लालू जी के चाहने वाले, उनके लोग, और उनका जो स्टाइल है बात करने का, भाषण देने का, भले ही मजाकिया अंदाज में बात करते हैं, उस मजाक के अंदर बहुत गहरा मतलब छुपा होता है। और जो लोग उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, चाहे भले ही उनका विरोधी क्यों ना रहा हो, लेकिन वो भी उनके जज्बे को और उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसका कायल कोई भी व्यक्ति हो जाता है। तो ये दोनों लोग अपने आप में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है, और हम लोग कोशिश रहती है कि जब भी मिले उनसे कुछ ना कुछ सीखा जाए। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के नेता बनने में कई साल लग जाते हैं, और बहुत जल्दी जो है ऐसा अगला हमें आदि नेता या अगले लालू जी मिलने बहुत मुश्किल है। इन्होंने अपने आप राजनीति की जो धुरी थी उसको बदलने का काम किया। जहाँ कांग्रेस सेंट्रल पॉलिटिक्स थी या बीजेपी सेंट्रल पॉलिटिक्स थी, उस दौर में उन्होंने अपना अलग नाम बनाया, और कई साल लगातार दिल्ली की राजनीति इन दोनों लोगों के इर्द गिर्द घूमी। तो ये थे प्रताप जी, जिनका कहना है कि जो भी सर्वे हो रहे हैं वो अल्टीमेट जनता झूठा साबित करेगी और इनको 250 सीटों से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। मिलते हैं प्रोग्राम में किसी और शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।